अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 200 सुजॉय का फैसला। लैला का ऐसे मुबारकबाद देना सुजॉय को अंदर तक कचोट गया। उसने धीरे से एक फीकी हंसी हंसते हुए कहा, शुक्रिया लैला। फिर वो उसके सामने बैठता हुआ बोला, कैसी रही लंदन ट्रिप? लैला ने खुद को हद दर्जा संभाल कर एकदम नॉर्मल रहने की कोशिश करते हुए कहा, बहुत अच्छा था। इनफैक्ट मुझे तो अभी से यही लगने लगा है कि ये मूवी भी सही जाने वाली है। ऑडियंस ऐसे भी मेरी और कबीर सर की जोड़ी को काफी पसंद करती है, तो मुझे लगता है कि इस बार भी उन्हें उनकी पसंद की फिल्म देखने को मिलेगी। दैट्स वेरी गुड। इसके बाद दोनों ही एकदम से खामोश हो गए, यूं जैसे कि दोनों के पास कहने के लिए अल्फाज ही खत्म हो गए हों। मारिया ने कॉफी की ट्रे लाकर उन दोनों के बीच रखी और फिर चुपचाप वापस लौट गई। सुजॉय ने अपने तरफ रखा मग उठाया और फिर बोला, मुझसे वजह नहीं पूछोगे कि मैंने ऐसा क्यों किया? यह सुनना था कि लैला जैसे फट पड़ी। वजह? मैं आपसे क्यों वजह पूछूं सुजॉय साहब? आपके एक फैसले ने मुझे दुनिया को एक बार फिर से समझने का मौका दिया है, और आप कहते हैं कि मैं आपसे वजह पूछूं? नहीं पूछनी मुझे कोई वजह आपसे, क्योंकि मुझे अब किसी वजह की कोई जरूरत नहीं। कहकर लैला ने उसके चेहरे पर एक नजर डाली। सुजॉय यूं ही सिर झुकाए हुए किसी मुजरिम की तरह उसके सामने बैठा रह गया। उसका लाचारी से भरा चेहरा देखकर न जाने क्यों लैला को उस पर तरस आने लगा, लेकिन दिल के अंदर जमा गुबार अब उसे भी किसी दम सुकून नहीं लेने दे रहा था। अपनी बेबसी पर लैला की आंखों से एक बार फिर से खामोश आंसू बहने लगे थे। उसने थरथराते हुए लहजे में कहा, पिछले 1 महीने से हर दिन मैंने इसी इंतजार में गुजारा कि लौट कर जाऊंगी तो सुजॉय साहब को ऐसे सरप्राइज देना है, उनसे वैसे बात करनी है। मेरा दिल जानता है सुजॉय साहब कि मैंने वहां गुजारा हुआ एक एक दिन कैसे और क्या क्या सोचकर बिताया है, और जब मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे क्या मिलता है? इतना बड़ा सरप्राइज। क्यों सुजॉय साहब? आखिर मेरी क्या गलती थी? क्यों मुझे आपने इस तरह अपनी जिंदगी में शामिल करने का सपना दिखाकर फिर इस तरह दुनिया के सामने जलील रुस्वा किया? उसने एकदम से सामने बैठे सुजॉय का कॉलर पकड़कर उसे झिंझोड़ दिया। सुजॉय किसी पत्थर की मूरत की तरह खामोश बैठा हुआ था। फिर उसने एकदम से उठते हुए कहा, तुम्हारे सारे इल्जाम सिर आंखों पर लैला, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया है उसके पीछे सिर्फ एक ही वजह थी, और वो वजह ये थी कि मैं अपनी जिंदगी में अजीत पाहुजा वाली गलती दोबारा से दोहराकर खुद से जुड़ी कई सारी जिंदगियों को सूली पर नहीं चढ़ा सकता था। कहकर वो वहां से तेजी से निकल गया। पीछे लैला एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगी थी। अगले दिन जब लैला सोकर उठी तो उसकी आंखें इस तरह से सूजी हुई थी जैसे कि वो न जाने कितने अरसे से यूं ही जगी रोती रही हो। मारिया जब उसे कॉफी देने आई तो प्यार से उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली, चेहरे का हाल देखा है आपने? क्या कर लिया है? आज आपको माया मैम और सुहाना मैम से मिलने जाना था, आपको यूनियन के ऑफिस जाना था। अब ये चेहरा लेकर कहीं भी जाएंगी तो पता है ना कितनी बातें बनेंगी। बातें तो यूं भी बनेगी मारिया, और बननी भी चाहिए। बात ही कुछ ऐसी है। खैर, मुझे लगता है कि दोपहर तक सब नॉर्मल हो जाएगा। मारिया ने यह सुनकर एकटक उसका चेहरा निहारते हुए पूछा, आपको लगता है कि आप दोपहर तक खुद को पूरी तरह से संभाल लेंगी? तब लैला ने खिलखिलाते हुए कहा, मेरे पास और कोई चारा है क्या मारिया? और जब कोई ऑप्शन नहीं बचता ना, तो इंसान खुद को जल्दी संभाल लेता है। कहते हुए उसने सुर्ख हो चुकी अपनी आंखों को एक बार फिर से बेदर्दी से रगड़ा और फिर काम में लग गई। माया और सुहाना मीटिंग के लिए बेसब्री से लैला का इंतजार कर रही थी। तभी एक स्पॉट बॉय ने आकर इन्फॉर्म किया, वो लैला मैम आ गई हैं। सुहाना ने बेसब्री से कहा, उन्हें अंदर भेजो। स्पॉट बॉय के जाते ही माया ने सुहाना से कहा, आर यू श्योर कि अभी लैला वाकई काम करने के लायक होगी? I mean, हमें उसे कुछ दिन रेस्ट करने देना चाहिए। लेकिन सुहाना ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, नहीं माया,
जहां तक मैं लैला को जानती हूँ वो अपनी जान झोंक देने वाली है, क्योंकि उसे इन सब से पीछा छुड़ाना होगा। अभी दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी लैला ने अधखुले दरवाजे पर दस्तक दी, तो माया ने उसे देखते ही उसे अंदर बुलाते हुए कहा, हे लैला, प्लीज कम इन। जबकि सुहाना उसे आया देखकर एकदम से उठी और उसे गले लगाते हुए कहा, आई मिस्ड यू सो मच लैला। जवाब में लैला ने भी उसे भींचते हुए कहा, मैंने भी तुम सबको बेहद याद किया। कहते हुए लैला धीरे से उनसे अलग हुई और फिर सामने रखी हुई चेयर पर बैठते हुए माया से बातें करने लगी। माया ने भी उसके बैठते ही उसकी ट्रिप के बारे में कुछ फॉर्मल क्वेश्चंस पूछे और फिर बोली, हमारी सारी तैयारियां पूरी है लैला, तुम देख लो, जब से कहोगी तब से शूटिंग शुरू कर देते हैं। लैला ने एक फीकी सी स्माइल देते हुए कहा, आप लोग मुझसे पूछेंगे तो मैं तो कहूंगी कि आज से ही काम शुरू कर देते हैं। लैला ने ये बात हंसते हुए कही थी, लेकिन सुहाना की गहरी नजरें उसके चेहरे से झलकता दर्द बखूबी पहचान रही थीं। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, फिर मुहूर्त के लिए कोई अच्छा सा दिन देख लेते हैं, उसके बाद शूटिंग शुरू करते हैं। अभी वो कह ही रही थी कि तभी उससे जैसे कुछ याद आया। उसने जल्दी से उठते हुए कहा, अच्छा तुम लोग थोड़ी देर बातें करो, मैं अभी आई। लेकिन उससे पहले ही सुहाना ने उठते हुए कहा, एक्चुअली मुझे भी किसी जरूरी काम से निकलना है, तो मुझे भी जाना होगा। माया ने जाते जाते सुहाना को याद दिलाया, अरे हाँ, वो आज मिस्टर बासु के यहाँ एस्टैब्लिशमेंट डे पर जाना है, मैं तो नहीं जा पाऊंगी, तुम देख लेना सुहाना कि क्या करना है। तब सुहाना ने जैसे एकदम से रुकते हुए कहा, मुझे अच्छी तरह से याद है माया, मैं पूछ रही थी कि अगर तुम नहीं आ रही हो तो क्या मैं नरेन को उस इवेंट के लिए ले जाऊं? माया ने अपनी रिस्ट वॉच पर नजर डाली और कहा, थोड़ी देर में उसकी शूटिंग खत्म हो जाएगी तो फिर तुम उससे बात कर लेना। पाहुजा मैंशन में सारे ही लोग नाश्ते की टेबल पर जमा थे। लतिका जी ने सुजोय और पाहुजा साहब को सर्व करते हुए कहा, वैसे मानना पड़ेगा, कल की पार्टी बेहद शानदार रही। भाई मैंने तो अपने बेटे के लिए जो जो सपने देखे थे वो सब पूरे हो गए। और फिर जेनी, उसके डील करने का अंदाज, बिहेव करने का तरीका, सब कुछ कितना क्लासी है। पार्टी में आया हर एक शख्स उसकी ऐसे भर भर के तारीफें कर रहा था कि पूछो मत। और वो मिसेस वर्मा अपनी फिरंगी बहू पर इतना घमंड करती थी, जेनी ने तो उनके मुंह से भी अपने लिए तारीफें निकलवा ही ली। वैसे ये है खानदानी लड़की और बाकियों में फर्क। सोसाइटी में हमारी जो इज्जत, जो मान जेनी ने बढ़ाई है, वो क्या कोई ऐसी ऐरी गैरी लड़की कर सकती थी? कतई नहीं। वो लगातार बोले ही जा रही थी, यहाँ तक कि पाहुजा साहब को मजबूरन कुड़कर बोलना पड़ा, अब अगर तुम्हारी जेनी गाथा पूरी हो गई हो तो क्या हम नाश्ता कर लें? अभी लतिका जी उन्हें जवाब में कुछ कड़वा कसैला बोलना चाह ही रही थी कि तभी एक मेड ने आकर कहा, बड़े पंडित जी आए हैं। ये सुनते ही लतिका जी ने जल्दी से हाथ में पकड़ा हुआ स्पून वापस बर्तन में रखा और एकदम से भागकर दरवाजे के पास पहुंच गईं। फिर दरवाजे पर खड़े पंडित जी के पैर छूते हुए बोली, अरे कितने शुभ मौके पर आए हैं पंडित जी, अभी कल ही सुजोय की सगाई की रस्म अदा की है। हालांकि मैंने आपके आश्रम में आपके लिए पूछवाया भी था, लेकिन पता चला कि आप अज्ञात यात्रा पर गए हुए हैं और कब लौटेंगे किसी को पता नहीं। और फिर हमें जल्दी में ये सब करवाना था, तो फिर मैंने दूसरे पंडित जी से ही करवा लिया। पंडित जी ने शांत लहजे में कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी शुभ कामों के लिए अगर मुहूर्त सही मिल रहा है तो देरी नहीं करनी चाहिए। जी पंडित जी। कहते हुए लतिका जी ने सुजोय और पाहुजा साहब को भी उधर आकर आशीर्वाद लेने का इशारा किया। माँ के इशारे को समझकर सुजोय ने भी झुककर उनके पैर छुए, जबकि पाहुजा साहब हाथ जोड़ते हुए उनका हालचाल पूछने लगे। इन सब से निपटते ही लतिका जी उन्हें हॉल में बिठाने की बजाय गेस्ट रूम में लिए चली गई। यहाँ आकर उन्होंने पंडित जी के सामने बैठते हुए कहा, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ पंडित जी कि मैं आपके आने का इंतजार भी नहीं कर पाई। पंडित जी ने लतिका जी से कहा, कोई बात नहीं लतिका जी, काम हो गया, ये ज्यादा जरूरी है। कन्या की कोई फोटो हो तो दिखाइएगा, जरा हम भी तो देखें कि हमारे सुजोय की जिंदगी में आने वाली लड़की से उसके गृह दिशा पर क्या असर पड़ने वाला है। लतिका जी ने जल्दी से कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं।
फिर उन्होंने घड़ी की तरफ नजरें उठाकर देखी और कहा, जरा जल्दी करना, हमारे जाप का समय हो रहा है। बस। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अभी आई पंडित जी, कहकर वो तेजी से बाहर की तरफ निकल गई। वो फौरन वहां से अपने कमरे की तरफ आई, लेकिन कमरे में आने के बाद जब उन्होंने एल्बम खोजना शुरू किया तो वो उन्हें मिल ही नहीं रहा था। कहाँ चला गया? यहीं तो रखा था। जितनी जल्दी करने की कोशिश कर रही हूं उतनी ही देर होती जा रही है। कहीं पंडित जी के जाप का वक्त हो गया तो फिर मामला अटक जाएगा। कहते हुए वो कबर्ड और बाकी ड्रॉर्स में एल्बम तलाशे जा रही थी, लेकिन एल्बम कहीं मिल ही नहीं रहा था। काफी देर के बाद उन्हें सबसे आखिरी ड्रॉर में वो एल्बम नजर आई जिसमें जेनी की कुछ तस्वीरें पड़ी थीं। उन्होंने झट से वो एल्बम उठाया और गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गईं। लेकिन जब वो वापस गेस्ट रूम में लौटी तो पंडित जी आंख मूंदे जाप में बिजी हो चुके थे। लतिका जी ने कुछ देर वहीं खड़े रहकर उनके आंखें खुलने का इंतजार किया, लेकिन उन्हें पता था कि एक बार पंडित जी के जाप का वक्त हो जाता है तो काफी देर तक के लिए बिजी हो जाते हैं। इसीलिए उन्होंने मन मसोसते हुए जेनी की तस्वीर वहीं पंडित जी के पास ही रख दी और वहां से वापस डाइनिंग हॉल में आ गई। उनके चेहरे से झलकती परेशानी देखकर पाहूजा साहब ने पूछा, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? लतिका जी ने जवाब दिया, नहीं परेशान नहीं हूँ, वो बस पंडित जी को जेनी की तस्वीर दिखा रही थी ताकि वो इस रिश्ते के बारे में कुछ बता सके। मैं जेनी की तस्वीर तो उनके पास रख आई हूँ, लेकिन वो तो जाप में बिजी हो गए। अभी वो कह ही रही थी कि ये सुनकर सुजॉय ने कुछ गुस्से से कहा, अगर पंडित जी जेनी की तस्वीर देखकर कुछ नेगेटिव कमेंट करेंगे तो क्या आप ये सगाई तोड़ देंगी? लतिका जी ये सुनते ही कुछ हड़बड़ा सी गईं। उन्होंने जल्दी से कहा, अरे ऐसा क्यों कह रहा है? जेनी के बारे में पंडित जी नेगेटिव बोलेंगे ही क्यों? सुजॉय ने एक गहरी सांस लेकर कहा, मान लिया नहीं बोलेंगे, लेकिन हम ऐसा काम करें ही क्यों जिसका कोई मतलब ही ना हो। मां, जेनी से सगाई और उसकी शादी के पीछे जो भी रीजंस हैं, अब उसके बाद चाहे मेरे और जेनी की कुंडलियां मिले या ना मिले, ग्रह नक्षत्र मिले या ना मिले, उससे क्या फर्क पड़ता है? उसकी बात पर लतिका जी लाजवाब हो गईं। सुजॉय ने इतना सा कहकर टिश्यू में अपने हाथ पहुंचे और उठकर तेजी से गेस्ट रूम की तरफ आ गया। उसने अभी दरवाजा खोला ही था कि पंडित जी ने अपनी आंखें खोल दी। सुजॉय को देखकर उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी बिखर गई। उन्होंने धीरे से कहा, सुजॉय आओ बेटा बैठो, मैं भी तुम्हारे मंगेतर की तस्वीर ही देखने जा रहा था। कहते हुए उन्होंने अपने पास ही रखी जेनी की तस्वीर को उठाने की कोशिश की, लेकिन उनसे पहले ही सुजॉय ने वो फोटो उठाते हुए कहा, माफी चाहूंगा पंडित जी, लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये देखते साथ ही पंडित जी की भवें तन सी गईं। अपमान के एहसास से उनका चेहरा कुछ सुर्ख हो चला था। उन्होंने कड़े लहजे में पूछा, इस बात का क्या मतलब है सुजॉय? सुजॉय ने जेनी की तस्वीरें अपने पॉकेट में रखते हुए कहा, ये सब सगाई से पहले हुआ होता तो सही था पंडित जी, लेकिन अब इन सब का कोई मोल नहीं है, इसीलिए इसे रहने देते हैं। आप बस हमें अपना आशीर्वाद दे दीजिए। सुजॉय के पीछे पीछे आई लतिका जी पंडित जी के भाव देखकर समझ गई थी कि उन्हें ये बात बेहद बुरी लगी है। इसीलिए उन्होंने जल्दी से आगे आते हुए कहा, आजकल के बच्चे भी ना पंडित जी अपने ही मन की करते रहते हैं, आप प्लीज इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा। लेकिन पंडित जी ने एकदम से उठते हुए कहा, बस लतिका जी, अब और कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है, लेकिन जाते जाते एक बात कहूंगा, अपने फैसले पर इतना गुमान सही नहीं है बेटा, वरना नियति अगर जिद पर उतर आए तो फिर वो सही नहीं होता। कहकर उन्होंने लतिका जी के सामने हाथ जोड़े और फिर एक सख्त नजर से सुजॉय को देखते हुए वहां से सीधे निकल गए। पीछे लतिका जी उन्हें ऐसे नाराज होकर जाता हुआ देखकर उलझन में पड़ गईं, जबकि सुजॉय ने उन्हें इस तरह जाता हुआ देखकर मन ही मन में कहा, अब तो जो हो पंडित जी, इससे बड़ा और कोई नुकसान क्या ही होना है मेरा। हाँ, बस डैड के पास्ट के बारे में जानने के बाद अब मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा, इतना तय है, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्यार को या खुद को ही कुर्बान क्यों न करना पड़े। क्या था पाहूजा साहब का पास्ट
जिसने सुजॉय को इतना बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया था। हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें